नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 10 जुलाई 2021 के डेली क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें द हिंदू अखबार, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय तथा पीआईबी की प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पूछे जाते हैं। हम अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। विधानसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह विधानसभा को आहूत स्थगित कर सकता है या गणपूर्ति के अभाव में बैठक को स्थगित कर सकता है। ध्यान रखें, गणपूर्ति यानी कोरम के अभाव में उसको स्थगित जरूर कर सकता है, लेकिन सम्मन करना यानी विधानसभा की बैठक को बुलाना और उसे स्थगित करने की बात करें, एडजर्न करना, ये अधिकार एक तरह से गवर्नर के पास है, ये विधानसभा अध्यक्ष के पास नहीं है। विधानसभा में अगर हम गणपूर्ति या कोरम की बात करें तो 1/10 सदस्यों की स्थिति रहती है, या यहाँ पर अगर हम देखें 10 सदस्य जो भी ज़्यादा हो। मान लीजिए किसी विधानसभा में 200 सीटें हैं, तो अगर हम 1/10 करते हैं तो ये निकल के आता है 20, और जबकि ये 10 है तो ज़्यादा कौन सा है, ये यानी 20 एक तरह से कोरम हो जाएगा। विधानसभा में जब हम कोरम की बात करते हैं तो 10 सदस्य या 1/10 सदस्य दोनों में से जो भी ज़्यादा होता है वो एक तरह से वहाँ पर कोरम बनता है। तो अगर अब कोरम नहीं है विधानसभा में तो विधानसभा अध्यक्ष बैठक को स्थगित कर सकता है, इसीलिए स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा, वह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और इस प्रश्न पर उसका निर्णय अंतिम होता है। तो अंतिम रूप में विधानसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं। वह चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है। विधानसभा अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत अगर किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में कोई निर्णय करना है तो वह प्रस्ताव जरूर विधानसभा अध्यक्ष के पास होता है। लेकिन सामान्य अगर हम बात करें तो चुनाव आयोग से परामर्श करके विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न की बात करें, यह गवर्नर के पास या राज्यपाल के पास अधिकार है, न कि विधानसभा अध्यक्ष के पास। तो ये तीसरा भी यहाँ पर गलत हो जाता है। तो यहाँ पर केवल 2 सही है, यानी आंसर आपका बी, केवल 2 सत्य है। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में मुकुल रॉय को नियुक्त किया गया है, जो कि बीजेपी के टिकट पर एक तरह से विधानसभा में चुने गए और वर्तमान में उन्होंने दोबारा तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। तो इसी संबंध में विवाद है और इसीलिए हमने विधानसभा अध्यक्ष के संबंध में आपसे प्रश्न पूछा है। दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। लसिका फाइलेरिया लिम्फेटिक फाइलरिसिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। इस बीमारी को हम हाथी पांव बीमारी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके प्रभाव से हाथ पैरों में सूजन आ जाती है और उनका आकार काफी बढ़ जाता है। पहला पॉइंट देखते हैं, यह एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है। ध्यान रखें, यह बीमारी प्रमुख रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र। यहाँ पर स्थितियां ऐसी रहती हैं कि जहाँ पर मच्छरों के एक तरह से उत्पन्न होने की संभावना काफी ज्यादा है। इस बीमारी के लिए माना जाता है कि मच्छर इसको फैलाने में प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। तो यहाँ पर अगर हम दूसरा पॉइंट देखें, यह मच्छरों से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, तो बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, लसिका फाइलेरिया को खत्म करने के लिए वैश्विक कार्यक्रम की स्थापना WHO द्वारा की गई थी। ध्यान दें, WHO के द्वारा यह कार्यक्रम सन 2000 में प्रारंभ किया गया था, जिससे वैश्विक आधार पर इस बीमारी को समाप्त किया जा सके। तो तीनों पॉइंट यहाँ पर सही हैं, तो आंसर आपका D 1, 2, 3। यहाँ पर यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि महाराष्ट्र में इस बीमारी को समाप्त करने के लिए प्रमुख रूप से बड़े पैमाने पर कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। WHO की तरफ से इस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए जो भी दवाएं देने के लिए एक तरह से प्रस्ताव है, उसी के माध्यम से महाराष्ट्र में ये प्रयास किए जा रहे हैं, और उसी के साथ साथ मच्छरों की जो स्थिति है उनको भी समाप्त करने के लिए प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। अगर हम लसिका फाइलेरिया की बात करें तो ये फाइलेरियोडिडियो परिवार के नेमाटोड के रूप में वर्गीकृत जो परजीवी होते हैं उनके संक्रमण से फैलता है। तो ये एक तरह के परजीवी या पैरासाइट होते हैं जिनके संक्रमण के कारण यह बीमारी होती है। यह संक्रमण प्रमुख रूप से मच्छरों के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है। संक्रमण आमतौर पर बचपन में प्राप्त होता है, जिससे लसिका तंत्र यानी जो लिम्फेटिक सिस्टम है शरीर का, उसको एक तरह से नुकसान होता है। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर फाइलेरिया को फैलाने के लिए जो पैरासाइट उत्तरदायी है उसके 3 प्रमुख प्रकार होते हैं, बुचेरिया बैंक्राफ्टी, और ये 90% रोग के लिए उत्तरदायी माना जाता है। इसी के साथ साथ ब्रुगिया मली, इसे अधिकांश बचे हुए 10% मामलों के लिए उत्तरदायी माना जाता है, और ब्रुगिया टिमोरी कुछ बीमारी के लक्षणों के लिए इसको भी उत्तरदायी माना गया है। इसके रोकथाम के लिए WHO की तरफ से यह प्रस्ताव है कि MDA यानी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी व्यापक रूप में दवा का एक तरह से लोगों को वितरण किया जाए, उनको पहुंचाई जाए जो इससे ग्रसित हैं या संभावना जिनके पास है कि जो इस बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। क्योंकि ध्यान रखें, जो इस बीमारी से ग्रसित होते हैं उनके शरीर में यह पैरासाइट कई वर्षों तक रहता है
और इसका प्रभाव आगे चलकर होता है और उनके माध्यम से ये कई लोगों में फैल सकता है। तो जिनके शरीर में इस तरह के पैरासाइट हैं उनको खत्म करने के लिए व्यापक आधार पर दवा देने का एक कार्यक्रम होना चाहिए और इसके लिए WHO की तरफ से कहा गया है कि 3 प्रमुख दवाओं का उपयोग किया जाता है: एल्बेंडाजॉल, आइवरमेक्टिन, डाईएथाइल कार्बामाइजिन साइट्रेट, DEC। तो ये 3 प्रमुख रूप से उपयोग किए जाते हैं। तो महाराष्ट्र में ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है वहां पर भी अगर आप देखें तो प्रमुख रूप से इन्हीं दवाओं को एक तरह से उपयोग करने की बात है। हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले विकल्प को हम देखते हैं, इसकी मौजूदगी सिर्फ 4 जोन में है। तो ध्यान रखें 4 जोन में नहीं, इसकी मौजूदगी वर्तमान में 5 जोन में है। एक उत्तर क्षेत्र है, उसके अलावा पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और मध्य। यहाँ पर उत्तर जोन दिल्ली में, पूर्वी जोन कोलकाता में, पश्चिम जोन पुणे में, दक्षिणी जोन चेन्नई में और मध्य जोन या सेंट्रल जोन ये भोपाल में एक तरह से कार्य करता है। इसका प्रिंसिपल बेंच उत्तरी क्षेत्र में स्थित है जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। सही स्टेटमेंट है। तीसरा, ट्राइब्यूनल अर्थात अधिकरण में मामले को रखने के लिए एक वकील की सेवा लेना अनिवार्य है। आप ध्यान रखें, राष्ट्रीय हरित अधिकरण में किसी भी तरह का अगर आप केस फाइल करना चाहते हैं तो बिना वकील की सहायता से सामान्य रूप से आप कोई भी केस फाइल कर सकते हैं। वहां पर आधिकारिक रूप में किसी वकील की सेवा लेना अनिवार्य नहीं है। तो तीसरा पॉइंट गलत है, पहला दूसरा सही है। यहां पर आपको बताना है कौन सा गलत है। तो पहला और तीसरा गलत है, केवल 2 सही है। तो आंसर आपका सी, केवल 1 और 3 गलत है। यहां पर यह प्रश्न इसलिए पूछा गया है क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से यह निर्णय आया है कि एनजीटी के 5 जोन में जो भी कार्यालय हैं वो बराबर हैं। उत्तरी जोन का मुख्यालय जो दिल्ली है वो प्रिंसिपल बेंच के रूप में नहीं है, तो किसी भी बेंच को किसी और दूसरी बेंच की तुलना में सुपीरियर नहीं माना जाएगा। ऐसा मद्रास हाईकोर्ट का यहाँ पर निर्णय आया है। अपने चौथे क्वेश्चन को हम देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन से सही है। वे काकोरी षड्यंत्र में शामिल थे। 1925 में जो काकोरी षड्यंत्र किया गया था उसमें चंद्रशेखर आजाद शामिल थे। काकोरी षड्यंत्र के माध्यम से सरकारी खजाना जो एक ट्रेन में जा रहा था उसको लूटने की एक यहाँ पर योजना बनाई गई थी, तो इसमें चंद्रशेखर आजाद शामिल थे। तो पहला पॉइंट सही है। दूसरा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का गठन बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, सचिन नाथ सान्याल और चंद्रशेखर आजाद ने किया था। चंद्रशेखर आजाद की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का ही एक तरह से अगला कह सकते हैं भाग है, जिसमें पुनर्संरचना करके 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया। इसमें चंद्रशेखर आजाद प्रमुख रूप से शामिल थे। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो बटुकेश्वर दत्त, साथ साथ भगत सिंह भी यहाँ पर शामिल थे। दूसरा पॉइंट गलत हो जाता है क्योंकि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ में चंद्रशेखर आजाद एक तरह से शामिल नहीं थे, वो थे HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो दूसरा पॉइंट आपका गलत है, पहला सही है। आंसर आपका ए, केवल 1 सत्य है। यहां पर यह प्रश्न आपसे इसलिए पूछा गया है क्योंकि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स जिसका कार्यालय परिवर्तित किया गया है वहां पर माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद के संबंध में भी एक एग्जीबिशन का आयोजन किया जाएगा। इसी संदर्भ में हमने चंद्रशेखर आजाद के जीवन के संबंध में प्रश्न पूछा है। डेली क्विज के दूसरे भाग में यूपीएससी के द्वारा सिविल सेवा की परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं। आज हम 2011 में यूपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न को यहाँ पर ले रहे हैं। प्रश्न देखते हैं। तेल की वैश्विक कीमतों के संदर्भ में ब्रेंट कच्चे तेल, ब्रेंट क्रूड ऑयल प्रायः चर्चा में रहता है। इस शब्द का क्या अर्थ है? जब हम ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो ध्यान रखें यह दुनिया में एक तरह से कच्चे तेल के मूल्यों को निर्धारित करने के लिए एक प्रकार माना जाता है। इसका प्रमुख रूप से अगर हम उत्पादन देखें तो यूरोप में उत्तरी सागर के क्षेत्रों से प्रमुख रूप से किया जाता है। तो यह कच्चे तेल का एक प्रमुख वर्गीकरण है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यह उत्तरी सागर से प्राप्त होता है, सही स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट देखें, इसमें सल्फर नहीं होता है, तो यह गलत है क्योंकि अगर हम प्रतिशत में देखें तो लगभग 0.37% सल्फर इसमें पाया जाता है। तो तीसरा पॉइंट आपका गलत है, इसीलिए आपका आंसर हो जाता है केवल 1 और 2 सही, यानी आपका आंसर है बी। डेली क्विज के अपने तीसरे भाग में हम आज के प्रमुख तथ्य की चर्चा करेंगे जिसमें हम जीका वायरस के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। जीका वायरस के संबंध में चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि केरल में 13 इसके प्रमुख मामले देखे गए हैं। जीका वायरस की अगर हम बात करें तो यह मच्छर जनित एक तरह का फ्लाई वायरस है जिसे पहली बार 1947 में युगांडा में बंदरों में पहचाना गया था। ध्यान रखें, युगांडा में जो जीका जंगल का क्षेत्र है उसी के नाम पर इस वायरस को जीका नाम दिया गया। आगे चलकर 1952 में युगांडा और तंजानिया में मनुष्यों में जीका वायरस के केस पाए गए।
अगर हम प्रमुख रूप से बड़ा प्रकोप इसका देखें तो 2007 में याप द्वीप जो माइक्रोनेशिया के क्षेत्र में है वहां पर इसको प्रमुख रूप से दर्ज किया गया। 2013 में फ्रेंच पोलिनेशिया और प्रशांत क्षेत्र के कुछ देशों में जीका वायरस का बड़ा संक्रमण हुआ, लेकिन सबसे प्रमुख और बड़ा संक्रमण जीका वायरस का 2015 मार्च में हुआ, जब ब्राजील में इसके बड़े केसेस देखे गए और प्रमुख रूप से दक्षिण अमेरिका के देशों में ये काफी तेजी से फैला। भारत में अगर हम देखें तो 2017 में गुजरात और तमिलनाडु में जीका वायरस के केस देखे गए। आप ध्यान रखें, जीका वायरस के लिए किसी तरह का अगर हम वैक्सीन की बात करें या कोई प्रमुख दवा इसकी रोकथाम के लिए है तो वो नहीं है। जब हम इस बीमारी के लक्षण की बात करते हैं तो आंखों का लाल हो जाना, सर दर्द होना, बदन पर जगह जगह एक तरह से दाग या निशान पड़ जाना, बुखार, जोड़ों में दर्द होना और मांसपेशियों में तेज दर्द होना इसके प्रमुख लक्षण माने जाते हैं। जीका के अगर हम विस्तारित होने की बात करें कि कैसे फैलता है, तो जीका प्रेषित किया जा सकता है प्रमुख रूप से मच्छर के काटने से। तो ये वायरस मच्छर के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है। जीका वायरस का सबसे गंभीर प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर होता है, क्योंकि गर्भवती महिला जो जीका वायरस से प्रभावित है उसके माध्यम से ये भ्रूण में एक तरह से पहुंच सकता है और जो बच्चे जन्म लेते हैं उनमें प्रमुख रूप से जीका वायरस का प्रभाव बनता है। इसी के साथ साथ असुरक्षित यौन संबंध को भी इसका एक बड़ा माध्यम माना जाता है। रक्त के माध्यम से इसके प्रसार को लेकर अभी अंतिम रूप में कोई निर्णय नहीं है, लेकिन माना जाता है कि ये भी एक प्रकार के रूप में है, लेकिन अभी अनुसंधानों में इसको पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं किया गया है। जीका वायरस की अगर हम बात करें कि प्रमुख रूप से ये जोखिम भरा क्यों है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान अगर जीका का संक्रमण होता है तो माइक्रोसेफल एक तरह की बीमारी होती है और जो नवजात बच्चे हैं उनमें एक तरह से ये प्रमुख रूप से होता है। तो जब हम माइक्रोसेफेली की बात करते हैं, अगर हम एक ही उम्र के बच्चे को ले ले, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो उसकी तुलना में जो बच्चा जीका वायरस से प्रभावित है और माइक्रोसेफेली एक तरह से उसमें हुआ है तो उसके सर का जो आकार है वो अन्य की तुलना में छोटा हो जाता है और इस कारण से माना जाता है कि उसके मस्तिष्क का जो विकास है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये सबसे एक गंभीर खतरा है जो नवजात बच्चों में हो सकता है। गर्भवती महिलाएं जो जीका वायरस से प्रभावित हैं वो भ्रूण में एक तरह से इस बीमारी के लक्षण ट्रांसफर होते हैं और जो नवजात बच्चे हैं उनमें माइक्रोसेफेली यानी सर के छोटे आकार के होने की जो घटना है वो प्रमुख रूप से देखी जाती है। तो ये इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव माना जाता है। इसी के साथ साथ जीका वायरस में अगर हम देखें तो बड़ा जोखिम गर्भावस्था में अन्य जटिलताओं से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें समय से पहले बच्चे का जन्म हो जाना या गर्भपात की घटनाएं भी होती हैं। तो यह गर्भावस्था के साथ में एक बड़े खतरे के रूप में जुड़ा हुआ है। जिन क्षेत्रों में जीका प्रमुख रूप से फैला हुआ है वहां पर गुइलेन बैरो सिंड्रोम इसका प्रभाव बहुत देखा गया है और इस सिंड्रोम के कारण तंत्रिका तंत्र पर एक बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो ये भी एक प्रमुख लक्षण के रूप में माना जाता है अगर व्यक्ति जीका वायरस से प्रभावित है। इसी कारण से आप देखें कि केरल में जो नए मामले पाए गए हैं तो उसकी रोकथाम करने के लिए वहां पर सरकार के द्वारा तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो जीका वायरस का जो प्रमुख प्रभाव है अगर हम देखें तो दक्षिण अमेरिका के देशों में काफी बड़े पैमाने पर है। इसी तरीके से यूएसए के भागों में, मैक्सिको के क्षेत्र में और मध्य अमेरिका के क्षेत्रों में, अफ्रीका के देशों में भी आप देखें काफी इसका प्रभाव है। यूरोप में आप देखें तो केवल फ्रांस एक क्षेत्र है जहां पर इसका प्रभाव देखा गया है। अगर हम एशिया में देखें तो भारत में संक्रमण इसका 2017 में हो चुका है। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भी इसका अच्छा खासा प्रभाव है। तो इसके संबंध में अभी किसी तरह की वैक्सीन या पूर्ण दवा का अभी उपचार उपलब्ध नहीं है, इसीलिए इसको काफी खतरनाक माना जाता है। यह हमारा 10 जुलाई 2021 का डेली क्विज था। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के डेली क्विज हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस आईएएस हिंदी को आप बहुत पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।